वेलकम टू फिजिक्स ट्यूटोरियल। आप सभी बच्चों का फिजिक्स ट्यूटोरियल में एक बार फिर से स्वागत है। प्यारे बच्चों, पिछले वीडियो लेक्चर में अब तक जो हम पढ़ा रहे थे, राजस्थान बोर्ड 12th क्लास सेकंड चैप्टर हमारा चल रहा था गाउस का नियम तथा इसके अनुप्रयोग। हमने इस चैप्टर में पिछले वीडियो लेक्चर तक गाउस के नियम के लगभग सभी अनुप्रयोग कंप्लीट कर लिए थे। आपके सिलेबस में गाउस के नियम के लगभग 7 अनुप्रयोग हैं और पिछले वीडियो लेक्चर में हमने गाउस के नियम पर आधारित 7वें अनुप्रयोग पर ही चर्चा की थी, जिसका नाम था समरूप अनंत विस्तार की समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। और जब हम किसी समरूप आवेशित पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, एक समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, तो वह विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपको मिलती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहां सिग्मा क्या है? आवेशित चालक पट्टिका का पृष्ठ आवेश घनत्व। एप्सिलॉन नॉट के बारे में तो आप जानते हैं, निर्वात की विद्युतशीलता। जब हम इसी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को सदिश रूप में लिखते हैं तो हम लिखते हैं वेक्टर E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट और आगे लगा देते हैं हम n कैप। यहां पर n कैप क्या है? एकांक सदिश है जो किसे प्रदर्शित कर रहा है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा को। और मैंने आपको बता दिया था कि जब हम किसी समरूप आवेशित चालक पट्टिका के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, तो उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा सदैव आवेशित चालक पट्टिका की सतह के अभिलंबवत होती है। ये मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझा भी दिया था। ध्यान रखना बेटा, ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमें विद्युत क्षेत्र निकालना हो अनंत विस्तार की आवेशित चालक पट्टिका के कारण। यह विद्युत क्षेत्र दूरी पर निर्भर नहीं करता है। कई बार ऐसे प्रश्न भी आ जाते हैं कि हमें समरूप आवेशित चालक पट्टिका दी हुई होती है पर अनंत विस्तार की नहीं कहता। तो एक समरूप आवेशित चालक पट्टिका को आप अनंत विस्तार की तब मान सकते हैं जब उस आवेशित चालक पट्टिका के कारण हमसे विद्युत क्षेत्र पूछे कैसे बिंदुओं पर? निकट बिंदुओं पर। तो हम अनंत विस्तार की चालक पट्टिका का फॉर्मूला ही प्रयुक्त कर सकते हैं। इसलिए ध्यान रहे, इन चीजों में कंफ्यूज ना हो। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने पिछले वीडियो लेक्चर में गाउस के नियम का 7वां अनुप्रयोग कंप्लीट किया था। यदि आपने नहीं देखा है वीडियो लेक्चर तो देखें आप, क्योंकि मैंने आपसे कई बार ये बात कही है कि जब तक आप स्टेप टू स्टेप आगे बढ़ेंगे तो ही आपको फायदा होगा। यदि बीच में ब्रेक करेंगे तो नुकसान आपको ही होगा। कुछ बच्चों ने गाउस के नियम पर आधारित जो अनुप्रयोग आपको मैंने पढ़ाए थे उनसे संबंधित कुछ प्रॉब्लम्स ही मुझसे डिस्कस की थी। कई बच्चों ने अपनी प्रॉब्लम्स मुझे मैसेज भी की थी। कई बच्चों ने इन पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स के बारे में भी मुझसे डिस्कस किया था। बेटा बहुत अच्छा लगा, यह देखकर बहुत खुशी हुई कि आप लोग मेहनत कर रहे हैं। इसी प्रकार से मेहनत करते रहें। जितनी मेहनत करोगे उतना ही आप लोग सब्जेक्ट में आगे बढ़ते चले जाओगे। तो जैसे आप लोग मेहनत कर रहे हैं, अपने डाउट्स को पूछ रहे हैं, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। इसी तरह से आप आगे तक मेहनत करते रहें। ठीक है, के नियम पर आधारित अनुप्रयोग तो हमने लगभग खत्म कर दिए हैं, पूरे कर दिए हैं। अब आपके इस चैप्टर में कुछ 2-3 टॉपिक और बचे हुए हैं। ये टॉपिक बहुत अच्छे हैं, इंपॉर्टेंट हैं और ज्यादा बड़े भी नहीं हैं। आप इन्हें स्टेप टू स्टेप समझे, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। आज हम जिस टॉपिक पर चर्चा करने जा रहे हैं, जिस टॉपिक पर आज हम बात करने जा रहे हैं, वह टॉपिक है किसी आवेशित
चालक की सतह पर बल। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने जा रहे हैं वह टॉपिक है किसी आवेशित चालक की सतह पर बल। कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो आवेशित करने पर उस सतह की चालक पर कितना बल लगता है या कितना दाब लगता है। पहली बात, प्रश्न तो यह बनता है हमारा कि किसी चालक को आवेशित करने पर उस चालक की सतह पर बल या दाब लग क्यों रहा है, यह सबसे बड़ा हमारा प्रश्न बनता है। तो इसके बारे में आज हम डिस्कस करते हैं। देखिए बेटा, मान लीजिए ये एक गोलीय चालक है। क्या है ये? एक गोलीय चालक जिसका केंद्र है O। क्लियर? हम क्या कर रहे हैं, इस गोलीय चालक को आवेशित कर रहे हैं, अर्थात इसे आवेश दे रहे हैं। तो हमारे पास दो ही विकल्प है, या तो इस चालक को धनावेश देंगे अथवा इस चालक को ऋणावेश देंगे। और मैंने आपको कई बार इसके बारे में बताया है, कई बार आपसे जिक्र भी किया है गाउस के नियम के अनुप्रयोग के दौरान कि जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो उस चालक को दिया गया आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता, जिसके कारण आवेशित चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है? शून्य होती है। जब हम किसी आवेशित चालक के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं तो हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता उस आवेशित चालक की सतह पर या सतह के बाहर ही प्राप्त होती है। सतह के भीतर बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता शून्य होती है। क्यों होती है? उसका कारण भी मैंने आपको बताया था कि आवेशित चालक को, जब हम किसी चालक को आवेश देते हैं तो दिया गया आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता, इसलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें कैसी प्राप्त होती है? शून्य प्राप्त होती है। ठीक है, तो हम तो हमारे फिलहाल इस टॉपिक की हम बात कर रहे हैं, कुछ कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताता रहूंगा। किसी आवेशित चालक की सतह पर बल। मान लीजिए ये एक गोलीय चालक है। जब हम इस गोलीय चालक को कोई आवेश देते हैं तो इस गोलीय चालक को दिया गया आवेश इस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। मान लीजिए आपने इस गोलीय चालक को कितना आवेश दिया है? Q आवेश। विकल्प दो ही है, या तो धनावेश देंगे या ऋणावेश देंगे। तो यह Q आवेश इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। क्लियर है तक? अब देखो बेटा, मैंने आपको बता रखा है कोई भी निकाय होता है वह अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना होता है। यही होता है ना? तो देखिए बेटा, यदि हम इस गोलीय चालक को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माने, आपने इस गोलीय चालक को धनावेश दिया है ना, तो यदि आप इस गोलीय चालक को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना माने तो इस गोलीय चालक का प्रत्येक अल्पांश कैसा होगा? धनावेशित होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने इस गोलीय चालक को धनावेश दिया है। यदि आप इस गोलीय चालक को ऋणावेश देते तो इस गोलीय चालक का प्रत्येक भाग कैसा होता? ऋणावेशित ही होता। क्लियर? तो फिलहाल तो हम तो हमारे इस पॉइंट की हम बात करें कि आपको जो प्रेजेंट में सामने दिखाई दे रहा है, हमने इस गोलीय चालक को धनावेश दिया है। यह आवेश इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो गया। यदि हम इस गोलीय चालक को अनेक अल्पांशों से मिलकर बना माने तो इस गोलीय चालक का प्रत्येक अल्पांश कैसा होगा? धनावेशित ही होगा। यही होगा।
अब हम क्या करते हैं, इस गोलीय चालक के एक अल्पांश की बात करते हैं। आपको ये पता है, आपने इस गोलीय चालक को धनावेश दिया है जो इसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित है। गोलीय चालक को हमने अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना। तो गोलीय चालक का प्रत्येक अल्पांश कैसा है, धनावेशित ही है। तो यदि हम गोलीय चालक के किसी एक अल्पांश की बात करें तो इस अल्पांश पर शेष सभी अल्पांशों के कारण कौन सा बल लगेगा, आकर्षण बल लगेगा या प्रतिकर्षण बल लगेगा? प्रतिकर्षण बल ही लगेगा, क्योंकि गोलीय चालक का प्रत्येक भाग, प्रत्येक अल्पांश धनावेशित है, क्योंकि आपने इसे धनावेश दिया है। तो गोलीय चालक के यदि हम किसी एक अल्पांश की बात करें तो इस गोलीय चालक के, आप तो चालक बोल दो फिलहाल, तो इस चालक के शेष सभी अल्पांश किसी भी अल्पांश को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? समान प्रकृति में ना, तो क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। इस प्रतिकर्षण के कारण इस गोलीय चालक के प्रत्येक अल्पांश पर एक परिणामी प्रतिकर्षण बल लग रहा है। तो इस प्रतिकर्षण बल के कारण इस गोलीय चालक के प्रत्येक अल्पांश पर एक परिणामी विद्युत बल कार्य करता है, जिसकी दिशा चालक की सतह के अभिलंबवत कहां पर होती है, बाहर की ओर होती है। इस परिणामी विद्युत बल को ही या इस परिणामी प्रतिकर्षण बल को ही हम क्या कहते हैं, आवेशित चालक की सतह पर परिणामी बल कहते हैं या परिणामी विद्युत बल कहते हैं। इसकी दिशा सदैव क्या होती है, चालक की सतह के अभिलंबवत होती है। और कैसी होगी, बाहर की ओर होगी। चाहे वह चालक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। क्योंकि यदि आप इस गोलीय चालक को ऋणावेश देते तो इस चालक के सभी अल्पांश कैसे हो जाते, नेगेटिव हो जाते। तो अभी भी ये सभी अल्पांश चालक के किसी भी एक अल्पांश को क्या करते, प्रतिकर्षित करते, अर्थात अपने से दूर धकेलते। तो भी गोलीय चालक के इस अल्पांश पर परिणामी जो विद्युत बल होता वो कहां पर कार्य करता, चालक की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर कार्य करता। इस परिणामी बल को हम कहते हैं आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल, जिसकी दिशा क्या होती है, चालक की सतह के अभिलंबवत होती है, बाहर की ओर। बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूं बेटा, भूल मत जाना इस चीज को आप। और आप लोग समझदार हैं, जब किसी चालक की सतह पर बल लगेगा तो आप जानते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को, अर्थात बल बटा क्षेत्रफल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो इन अल्पांशों के मध्य परस्पर प्रतिकर्षण के कारण चालक की सतह पर सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर कौन सा बल कार्य कर रहा है, विद्युत बल कार्य कर रहा है। तो चालक के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस विद्युत बल को ही हम क्या कहते हैं, विद्युत दाब कहते हैं। और ये विद्युत दाब कहां पर लग रहा है, चालक की सतह पर। और कैसा लग रहा है, चालक की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर लगेगा। चाहे वह चालक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, हमेशा चालक की सतह पर विद्युत बल या विद्युत दाब की जो दिशा होगी सदैव सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। समझ में आ गया? कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए आपके दिमाग में। एक बार फिर से देख लें, मैं रिपीट कर रहा हूं इस चीज को बेटा। देखो, एक गोलीय चालक है, आपने इस गोलीय चालक को मान लीजिए धनावेश दिया। कितना धनावेश दिया, प्लस क्यू। तो चालक को जो भी आवेश देंगे, मैंने बता रखा है आपको, इस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित होगा।
चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होगा, चालक के भीतर विद्युत क्षेत्र शून्य होगा। पढ़ रखा है ना आपने? तो ये आवेश इस चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो गया। अब हमने क्या करा? आप जानते हैं कोई भी निकाय होता है वह अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना होता है। हमने इस चालक को भाई विद्युत बल और विद्युत दाब समझने के लिए चालक की सतह पर हमने इस चालक को अनेक छोटे छोटे अल्पांशों से मिलकर बना। क्योंकि आपने चालक को धनावेश दिया है तो चालक की सतह का प्रत्येक अल्पांश कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा, धनावेशित ही होगा। अब हमने क्या किया? चालक की सतह के किसी एक अल्पांश को हमने पकड़ा, इस पर हमने बात की। क्योंकि चालक की सतह का प्रत्येक अल्पांश पॉजिटिव है, धनावेशित है, तो ये सभी अल्पांश चालक के किसी भी अल्पांश को क्या करेंगे? चाहे चालक की सतह पर कोई भी अल्पांश ले लें, चाहे आप ये लें, कोई सा भी अल्पांश आप ले सकते हैं। तो इस प्रक्रिया में जब चालक की सतह का प्रत्येक अल्पांश कैसी प्रकृति में आवेशित होगा? समान प्रकृति में आवेशित होगा। पॉजिटिव धनावेश देंगे तो प्रत्येक अल्पांश पॉजिटिव होगा, ऋणावेश देंगे तो प्रत्येक अल्पांश नेगेटिव होगा। तो कहने का मेरा सीधा सा अर्थ है, जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं, आवेश देते हैं, तो वह आवेश चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। और इस प्रक्रिया में चालक की सतह का प्रत्येक अल्पांश कैसी प्रकृति में आवेशित होता है? समान प्रकृति में आवेशित होता है। जब चालक की सतह का प्रत्येक अल्पांश समान प्रकृति में आवेशित होगा तो चालक की सतह पर स्थित किसी भी एक अल्पांश पर यदि हम बात करें तो चालक की सतह पर स्थित अन्य सभी अल्पांश इस किसी भी एक अल्पांश को आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे, अर्थात अपने से दूर धकेलने का प्रयास करेंगे। तो चालक की सतह पर उपस्थित इन सभी अल्पांशों के मध्य परस्पर प्रतिकर्षण के कारण उस चालक की सतह पर एक परिणामी विद्युत बल कार्य करता है, जिसकी दिशा चालक की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। क्लियर? और आप जानते हैं जब चालक की सतह पर, एक आवेशित चालक की सतह पर अल्पांशों के मध्य परस्पर प्रतिकर्षण के कारण एक परिणामी विद्युत बल चालक की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर कार्य करेगा, तो आप जानते हैं एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस विद्युत बल को हम क्या कहते हैं? विद्युत दाब कहते हैं। विद्युत दाब बराबर विद्युत बल बटा क्षेत्रफल। क्लियर? और ध्यान रहे बेटा, जब किसी चालक को हम आवेशित करते हैं तो एक आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत बल या विद्युत दाब लगता है उसकी दिशा हमेशा चालक की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है, चाहे वह चालक पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो। इस कॉन्सेप्ट को दिमाग से आउट मत कर देना आप लोग। क्लियर? कि आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल या विद्युत दाब की दिशा सदैव उस आवेशित चालक की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। मिल गया ना? हमें समझ में आ गया? तो आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं ना, किसी आवेशित चालक की सतह पर बल तथा दाब, वो तो फॉर्मूला हम आगे ड्राइव करेंगे, निकालेंगे हम कि कितना होगा विद्युत बल या विद्युत दाब कितना होगा। मैंने तो आपको ये कॉन्सेप्ट बताया है कि जब हम किसी चालक को आवेशित करते हैं तो उस आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल या विद्युत दाब क्यों कार्य करता है। तो यहां तक समझ में आ गई सभी को? क्योंकि चालक की सतह पर स्थित प्रत्येक अल्पांश दूसरे अल्पांश को प्रतिकर्षित करेगा। इस प्रतिकर्षण के कारण चालक की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर एक बल कार्य करेगा जिसे हम कहते हैं विद्युत बल, और चालक की सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले इस विद्युत बल को हम कहते हैं विद्युत दाब। और इन दोनों की दिशा हमेशा आवेशित चालक की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर होगी। तो हमारा एक प्रश्न तो पूरा हुआ, एक कॉन्सेप्ट तो पूरा हुआ कि किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल या विद्युत दाब क्यों कार्य करता है।
क्लियर। अब यह विद्युत बल या विद्युत दाब होगा कितना, हम उसकी बात करें। तो अब हम डेरिवेशन को हल करने जा रहे हैं। मान लीजिए बेटा, ये एक गोलीय चालक है। इस गोलीय चालक का केंद्र है O। क्लियर। हमने क्या करा, इस गोलीय चालक को कुछ धनावेश दिया। तो जैसे ही आप यहां पर देखो बेटा, वो तो हमने पहले कॉन्सेप्ट पढ़ा था, विद्युत बल या विद्युत दाब क्यों लगता है। अब हम आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत बल या विद्युत दाब कार्य करेगा सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर, उसका मापन कर रहे हैं हम, उसका फॉर्मूला हम निकाल के देख रहे हैं। तो एक आवेशित गोलीय चालक है जिसका केंद्र है O। जब हम इस आवेशित गोलीय चालक को कुछ धनावेश देते हैं तो दिया गया धनावेश इस आवेशित चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। चालक के भीतर कोई आवेश नहीं होता तो विद्युत क्षेत्र कितना होता है, शून्य होता है। क्लियर। मान लीजिए क्योंकि आपने इस गोलीय चालक को जो धनावेश दिया है वह धनावेश इस गोलीय चालक की सतह पर एक समान रूप से वितरित हुआ है, तो माना हमने लिख दिया इस गोलीय चालक पर आवेश का वितरण कैसा है, पृष्ठीय है ना, एक समान रूप से सतह पर वितरित हुआ है। तो हमने लिख दिया माना गोलीय चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। कि एक गोलीय चालक है जिसको हमने आवेश दिया है, यह आवेश इस गोलीय चालक के पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हुआ, तो हमने कह दिया मान लीजिए इस गोलीय चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व कितना है, सिग्मा। हमें तो विद्युत बल या विद्युत दाब निकालना है, गोलीय चालक जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। अब हमने क्या करा बेटा, इस गोलीय चालक की सतह पर एक अल्पांश लिया AB। अब आप कहोगे सर अल्पांश तो बहुत बड़ा ले लिया है, तो अल्प ले लिया बहुत बड़ा, ये इसलिए ताकि आपको समझने में आसानी हो, आपको स्पष्ट दिखाई दे। तो हमने इस गोलीय चालक की सतह पर एक अल्पांश लिया AB। क्लियर। और आप जानते हैं यदि पूरे गोलीय चालक के पृष्ठ पर Q आवेश है तो अल्पांश पर हम कितना आवेश मानेंगे, DQ। ये मानेंगे ना, वो काम आगे का है। तो आपने इस गोलीय चालक की सतह पर एक अल्पांश लिया AB। तो जब अल्पांश AB को हम अलग ले रहे हैं तो शेष गोलीय चालक का भाग क्या बचेगा, ACB। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान दें। आपने इस गोलीय चालक की सतह पर एक अल्पांश ले लिया AB, तो शेष गोलीय चालक क्या बचा, ACB। क्लियर। अब हम क्या करते हैं, इस गोलीय चालक की सतह के ठीक बाहर दो बिंदु लेते हैं P1 तथा P2। बिंदु P1 इस आवेशित गोलीय चालक की सतह के ठीक बाहर है, बिल्कुल यानी कि सतह के निकट ही है। बिंदु P2 आवेशित गोलीय चालक की सतह के ठीक अंदर है, पर है सतह के दोनों निकट। क्लियर। तो इस बिंदु P1 पर हम बात करें, इस बिंदु P1 पर मान लीजिए अल्पांश AB के कारण, गोलीय चालक का जो ये भाग है ना AB, इस भाग AB के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र कितना है, वेक्टर E1। और शेष भाग क्या बचा, ACB। इस भाग ACB के कारण बिंदु P1 पर अर्थात सतह के ठीक बाहर कितना विद्युत क्षेत्र है, वेक्टर E2। यही होगा ना बेटा, क्योंकि ये बिंदु P1 पर माने हैं, तो आप एक काम करो, इसे लिख दो EP1 और इसे आप लिख दो EP2, या फिर E1 E2 रहने दो, कोई बात नहीं तो कंफ्यूजन होगा आपको। E1 और E2 इन दोनों की दिशा क्या होगी, मैंने बता रखी ना आपको, विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव आवेशित चालक की सतह के अभिलंबवत होती है। तो अल्पांश AB के कारण बिंदु P1 पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E1, इसकी दिशा होगी अल्पांश AB की सतह के अभिलंबवत। ACB भाग के कारण जो बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है E2, इसकी भी दिशा क्या होगी, इस गोलीय चालक के भाग ACB की सतह के
अभिलंबत होगी। दोनों विद्युत क्षेत्र कैसी दिशा में आ रहे हैं? समान दिशा में। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए क्या कर देंगे आप? इनका योग कर देंगे। ऐसे ही सतह के भीतर जो आपने निकट बिंदु लिया है P2, मान लीजिए इस बिंदु P2 पर अल्पांश AB के कारण कितना विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है? E1। जितना P1 पर माना है उतना ही हमने P2 पर माना है। क्यों? क्योंकि बिंदु P1 और P2 दोनों सतह के निकट हैं। क्लियर? दिशा अल्पांश AB के तल के अभिलंबत होगी। क्लियर? शेष भाग ACB बचा। इस ACB भाग के कारण बिंदु P2 पर मान लीजिए कितना विद्युत क्षेत्र है? E2। इस E2 विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बिंदु P2 पर? अल्पांश ACB की, या जो भाग बच रहा है ACB, उसकी सतह के अभिलंबत होगी बाहर की ओर। ये विद्युत क्षेत्र आ जाता है E2। ये दोनों विद्युत क्षेत्र कैसी दिशा में है? विपरीत दिशा में। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप क्या करेंगे? दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे? घटा देंगे। एक बार फिर से देख लो बेटा, एक आवेशित गोलीय चालक है जिसका पृष्ठ आवेश घनत्व है सिग्मा। हमने इस आवेशित गोलीय चालक का एक भाग लिया AB, तो शेष भाग क्या बचा? ACB। आपने गोलीय चालक की सतह के निकट दो बिंदु लिए P1 और P2। बिंदु P1 सतह के निकट ठीक बाहर है, बिंदु P2 सतह के निकट ठीक अंदर है। बिंदु P1 पर अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र है E1 और जो भाग ACB है उसके कारण विद्युत क्षेत्र है E2। ऐसे ही बिंदु P2 पर अल्पांश AB के कारण विद्युत क्षेत्र है E1 और ACB के कारण विद्युत क्षेत्र है E2। विद्युत क्षेत्र की दिशा आप जानते हैं कैसी होती है? चालक के कारण सतह के अभिलंबत बाहर की ओर। क्लियर? तो ये विद्युत क्षेत्र हो गए E1 और E2 बिंदु P1 पर, और ये आ जाते हैं बिंदु P2 पर। कौन कौन से भाग के कारण? गोलीय चालक के भाग AB तथा ACB के कारण। क्लियर? तो सबसे पहले हम बात करें बिंदु P2 की, तो आ जाएगा बिंदु P2 जो गोलीय चालक की सतह के निकट ठीक अंदर है। बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P2 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP2 बराबर बिंदु P2 पर जो ये विद्युत क्षेत्र है E1 और E2 अल्पांश AB तथा ACB के कारण ये कैसी दिशा में आ रहे हैं? विपरीत दिशा में आ रहे हैं। तो दोनों को जोड़ेंगे, घटाएंगे? घटाएंगे। तो आप लिख देंगे E1 माइनस E2। और आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं एक आवेशित बिंदु P2 आवेशित चालक की सतह के निकट तो है, पर कहां पर है? अंदर है ना। एक आवेशित चालक की सतह के भीतर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? शून्य होता है। तो परिणामी विद्युत क्षेत्रों का आप कर देंगे शून्य, E1 माइनस E2। तो इससे E1 किसके बराबर हो जाएगा? E2 के। समीकरण 1 समझ में आ गया आपको यहां तक? अब आ जाओ बिंदु P1 पर। इसी प्रकार बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र, बिंदु P1 पर परिणामी विद्युत क्षेत्र EP1 बराबर बिंदु P1 जो कि आवेशित चालक की सतह के निकट ठीक बाहर है। बिंदु P1 पर अल्पांश AB और भाग ACB के कारण जो विद्युत क्षेत्र आ रहे हैं E1 और E2 सतह के अभिलंबत बाहर की ओर, ये कैसी दिशा में आ रहे हैं? समान दिशा में आ रहे हैं। तो परिणामी विद्युत क्षेत्र निकालने के लिए आप दोनों को जोड़ देंगे। क्लियर? अब बिंदु P1 है कहां पर? चालक की सतह के निकट ठीक बाहर। और आपने सातवां अनुप्रयोग पढ़ा है ना भी गाउस के नियम का। एक आवेशित चालक की सतह के निकट बिंदुओं पर परिणामी विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है ना? एक आवेशित चालक की सतह के ठीक निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है? E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर? बराबर में आ जाएगा E1 प्लस E2। अब समीकरण 1 को देखें। E1 किसके बराबर आ रहा है? E2 के। तो या तो आप E1 की जगह E2 रख दे या E2 की जगह E1 रख दे, बात एक ही है। तो हमने क्या करा? E2 की जगह पर E1 ही रख दिया। तो क्या हो गया? ये 2E1। यदि आप इससे E1 विद्युत क्षेत्र का मान निकालें तो क्या जाएगा?
सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और ये E1 विद्युत क्षेत्र क्या है? अल्पांश AB के कारण सतह के ठीक निकट बिंदु P1 पर विद्युत क्षेत्र। क्लियर? तो इस अल्पांश AB के निकट सतह के ठीक बाहर बिंदु पर जो P1 पर जो विद्युत क्षेत्र आ रहा है वह कितना आ रहा है? E1 बराबर सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। पूरे गोलीय चालक पर यदि Q आवेश है तो अल्पांश AB पर हम कितना आवेश मान सकते हैं? dq आवेश। अल्पांश AB के निकट विद्युत क्षेत्र तो है E1, अल्पांश AB पर कितना आवेश है? dq। तो इस E1 विद्युत क्षेत्र के कारण अल्पांश AB के जो आवेश है dq, इस पर क्या लगेगा? विद्युत बल लगेगा। आपने पढ़ रखा है विद्युत क्षेत्र E बराबर होता है F अपॉन क्यू नॉट। पढ़ रखा ना विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का कॉन्सेप्ट। इससे F किसके बराबर होता है? क्यू नॉट E के। कि यदि कोई आवेश क्यू नॉट विद्युत क्षेत्र E में रखा हो तो विद्युत क्षेत्र E के कारण आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है? F बराबर क्यू नॉट E। यही होता है। तो यदि हम निकालें अल्पांश AB पर विद्युत बल, तो यदि आप अल्पांश AB पर विद्युत बल निकालें, क्योंकि ये अल्पांश है ना AB, तो विद्युत बल F की जगह क्या लिखोगे? dF आप लिखेंगे। कितने विद्युत क्षेत्र के कारण बल लग रहा है? E1 विद्युत क्षेत्र के कारण। यही होगा गुणा में क्यू नॉट। अल्पांश AB पर आपने आवेश कितना माना है? dq। यही है, यही होगा ना। अल्पांश AB पर आवेश माना है आपने dq। क्लियर? अब आप देखें यदि इस पूरे गोलीय चालक की सतह का क्षेत्रफल कितना हो? a हो, तो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना मानेंगे आप? dA। पूरे चालक का क्षेत्रफल a, तो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना मानेंगे? dA। इस अल्पांश पर आवेश कितना है? dq। तो पृष्ठ आवेश घनत्व क्या हो जाएगा? सिग्मा बराबर dq अपॉन dA। यही तो होगा। इस अल्पांश AB पर जो पृष्ठ आवेश घनत्व होगा सिग्मा, आवेश तो है dq, क्षेत्रफल है dA, तो कितना होगा पृष्ठ आवेश घनत्व? सिग्मा बराबर dq अपॉन dA। इससे dq का मान निकाले बेटा तो कितना आ जाएगा? सिग्मा dA। dq अल्पांश AB पर आवेश, dA क्या है? अल्पांश AB का क्षेत्रफल। तो आ जाएगा इससे dF बराबर E1 का मान रखें पहले। E1 का मान क्या आया? सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। अल्पांश AB पर आवेश कितना होगा? सिग्मा dA। तो आ जाएगा dF बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। गुणा हो जाएंगे, आगे आ जाएगा dA। ये तो क्या आया? इस आवेशित गोलीय चालक के एक अल्पांश पर लगने वाला बल। यदि आप बात करें बेटा संपूर्ण चालक की सतह पर बल, यदि आप संपूर्ण चालक की सतह पर बल निकालें तो क्या कर देंगे? इस अल्पांश पर जो बल लग रहा है इसका समाकलन कर देंगे, तो आ जाएगा F बराबर, जब आप समाकलन करेंगे तो आ जाएगा सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA। तो ये किसका फॉर्मूला मिल गया हमें? विद्युत बल का। बड़े ध्यान से समझना इस चीज को कि यदि किसी आवेशित चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व हो सिग्मा और आवेशित चालक के एक अल्पांश का क्षेत्रफल हो dA, तो उस संपूर्ण आवेशित चालक की सतह पर लगने वाला विद्युत बल होता है F बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट dA। इसका क्या कर देंगे? समाकलन कर देंगे। ये करेंगे। या अब हम बात करें विद्युत दाब की। क्या होता है विद्युत दाब? एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। अब देखो अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है? dF बटा माफ कीजिएगा,
अल्पांश पर लगने वाला विद्युत बल कितना है, डीएफ। अल्पांश का क्षेत्रफल कितना है, डीए। यदि आप इससे डीएफ बटा डीए का मान निकालें तो कितना हो जाएगा, सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। मिल गया फॉर्मूला में। तो ध्यान रखना, यदि किसी आवेशित चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व हो सिग्मा, तो उस आवेशित चालक की सतह पर जो विद्युत दाब लगता है वह कितना होता है, P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। और हमेशा ध्यान रहे, एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब की दिशा सदैव कैसी होती है, आवेशित चालक की सतह के अभिलंबवत बाहर की ओर होती है। तो ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास, आवेशित चालक की सतह पर कार्यरत विद्युत दाब। इसी फॉर्मूले को यदि आप दूसरे रूप में प्रदर्शित करना चाहें तो P बराबर है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, यही है ना। यदि हम ऊपर और नीचे एप्सिलॉन नॉट से गुणा कर दें तो ये क्या बन जाएगा बेटा, P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट हो गया। अब ऊपर क्या बचेगा, सिग्मा स्क्वायर, इसको तो हमने पहले लिख दिया। और नीचे एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या होगा, एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर। इससे आप लिख सकते हैं P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। इसे आप लिख रहे हैं सिग्मा बटा एप्सिलॉन नॉट का होल स्क्वायर। तो आ जाएगा P बराबर 1/2 एप्सिलॉन नॉट। पिछला ये अनुप्रयोग पढ़ा था ना आपने, एक आवेशित चालक पट्टिका के निकट बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र कितना होता है, E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। पढ़ा है ना आपने पिछले वीडियो लेक्चर में। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या बन गया, चालक की सतह के निकट विद्युत क्षेत्र E का मान बन गया। तो आ जाता है, और ऊपर लग रहा है स्क्वायर। वही फॉर्मूला है P बराबर सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। इसको हमने दूसरे रूप में प्रदर्शित किया, क्या आया, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। तो यदि आपसे पूछे किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब कितना होता है, तो P बराबर क्या होता है, 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर, या आप लिख सकते हैं सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। किसी भी फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब निकालने के लिए। यहां पर सिग्मा क्या है, चालक का पृष्ठ आवेश घनत्व, और E क्या है, आवेशित चालक की सतह के निकट, या ऐसे बोल दो, आवेशित चालक की सतह पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। किसी भी फॉर्मूले की सहायता से हम एक आवेशित चालक की सतह के निकट, किसी भी फॉर्मूले की सहायता से हम एक आवेशित चालक की सतह पर विद्युत दाब ज्ञात कर सकते हैं, या तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर या सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ये बेटा आज का टॉपिक था, किसी आवेशित चालक की सतह पर विद्युत बल तथा विद्युत दाब।